हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस बिहार। माई सेल्फ प्रिंस जैन। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। स्पेसिफिकली हम इंडियन पॉलिटी के उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार इंडियन पॉलिटी वाले सेगमेंट पे आपको बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और हम सारे के सारे इंडियन पॉलिटी में जितने भी आज तक 1995 से लेकर के 1996 से लेकर के बीपीएससी में जितने भी इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं ऑलरेडी या रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सबको एक साथ हम लोग एक सिरे से शुरू करके पूरा का पूरा उन क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप, मुझे आशा है कि सारे आप लोग हमसे जुड़े और मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाऊंगा, क्वेश्चन आपके आगे लाते जाऊंगा, वैसे ही आपको अपने YouTube के कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देते जाना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं एक नया तरीका, एक नया सिरा। चलिए, सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कि 66 बीपीएससी के री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से। कि इसमें पूछा गया है संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। When was the first meeting of Constituent Assembly held? कब पहली जो संविधान को बनाने के लिए या संविधान की रचना करने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का संविधान सभा आयोजित हुई थी, उस सभा का पहला मीटिंग या पहली बैठक कब आरंभ हुई थी। तो हमारे पास चार ऑप्शन है: 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1946। ये चार में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। आप बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 2020 ईयर वाला एक पीवाईक्यू है। ठीक, तो देखिए, हमको पता है कि जब हमारा संविधान अपने आरंभ में या अपने अस्तित्व में आने का पहला स्टेप या पहला कदम जो हमने लिया था वो था संविधान सभा। जो संविधान सभा बनाई गई थी, है ना, संविधान सभा आयोजित करी गई थी, उसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स भी थे या ब्रिटिश इंडिया के मेंबर भी उसमें शामिल थे। कुछ लोग इलेक्टेड थे, कुछ लोग सिलेक्टेड भी थे। जो प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे दे वर टोटली सेलेक्टेड, बट ब्रिटिश इंडिया से जो आए थे मेंबर वो इलेक्टेड थे। हमको पता है ना। हमको ये भी पता है कि उस सभा का जो टेम्पररी प्रेसिडेंट था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को बनाया गया था। बाद में ये परमानेंट प्रेसिडेंटशिप किसको दे दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दे दी गई थी। ठीक है, वो भी बिहार से ही रहे हैं, है ना। अब इसी सभा में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पारित कराया गया था। उसी सभा के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भी करी गई थी। इसी सभा में उप समितियां बनाई गई थी। इसी सभा के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो अन्य अन्य देशों के संविधान से लेकर हमारे भारत के संविधान में जोड़े गए थे। तो इस सभा का पहला आयोजित कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946। क्योंकि आपको पता है इसी समय 1946, इसी समय एक आभास था कि अब भारत को आजादी मिल जाएगी बहुत जल्द। इसीलिए एक नया भारत बनाने के लिए, एक संवैधानिक पद बनाने के लिए या संवैधानिक भारत बनाने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, जिसके द्वारा पूरा का पूरा भारत का जो राज्य शासन व्यवस्था है वो एक बढ़िया से चल सके, है ना। इसके लिए ही 1946 के 9 दिसंबर में जो पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही हमारा भारत का संविधान बना। उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे थे बाबा जी भीमराव अंबेडकर। उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, है ना। और महान महान दिग्गज हस्तियां भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित करी गई थी। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बड़ा ही मजेदार
प्रश्न है जो कि पीवाईक्यू रह चुका है 68 बीपीएससी 2023 का। तो बीपीएससी पॉलिटी से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रही है। अगर आप इस सेशन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट 72nd बीपीएससी आ रही है जो कि आपके बारी की है ना। तो चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा ने संविधान को बनाने में कितना समय लगाया था? हमारा भारत का संविधान टोटल कितने दिनों में बनके रेडी हुआ था या बनके तैयार हो गया था, है ना। क्योंकि भारत का संविधान माना जाता है बहुत लॉन्गेस्ट संविधान माना जाता है ना। बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे प्रावधान भी लिखे गए हैं, है ना। 12 शेड्यूल है हमारे पास। इतना सारा, इतना अनुच्छेद, इतना पार्ट, इतना शेड्यूल्स, ये सारे के सारे संविधान के अंतर्गत हैं। तो ये संविधान बनाने में एक काफी ज्यादा समय तो लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे समितियां थी, बहुत सारी उप समितियां थी जिनका रिकमेंडेशन लिया गया। किसी ने बोला कि आपको फंडामेंटल राइट ऐड करना है, किसी ने बोला कि नहीं, सरकार के लिए एक डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में डीपीएसपी बुलाते हैं, वो ऐड करना है। तो ये सारा का सारा मामला करीब करीब एक लंबे पीरियड तक चला था। तो हमको एक इन 4 ऑप्शन में एक क्रक्स ऑप्शन देना है कि संविधान को बनने में कुल कितने दिन का समय लगा था। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। 2 साल 11 महीना और 18 दिन, 2 साल 10 महीना और 12 दिन, 3 साल 11 महीने 18 दिन, 1 साल 10 महीने और 12 दिन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन है? आप इसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में देते चाहिए, ठीक है। मैं आपका कमेंट सेक्शन चेक करते रहूंगा। ओके, तो देखिए कि ये जो 4 ऑप्शन हैं, हमें सबसे प्रॉपर और सबसे एब्सोल्यूट ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन ए, जो कि है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो आपको याद रखना है, हमारे भारत के जो पावन पुनीत संविधान है, इसको बनने के लिए हम कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो मैं एक ट्रिक भी देता हूं, अगर 12 दिन और लग जाते, क्योंकि 18 दिन है, 18 + 12 30 होते हैं, तो 12 दिन और लग जाते तो क्या हो जाता? ये संविधान बनने का 3 साल पूरा लग जाता, है ना। 3 साल पूरा लग जाता। तो पर हमको 3 साल नहीं लगे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने संविधान बनाने में 2 वर्ष 12 महीने और 18 दिन का समय लगाया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, देखिए। Why was the 26 January choose as the date for the commencement of the Constitution? संविधान को लागू करने के लिए क्यों 26 ही जनवरी को चुना गया? बाकी क्योंकि संविधान तो इसके पहले ही नवंबर में, 26 नवंबर को हमने संविधान क्या कर लिया था? एडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। एडॉप्ट कर लिया था हमने, संविधान अपना लिया था, पर लागू नहीं करा था। लागू कब करा? 26 जनवरी 1950 को। तो क्या वजह रही होगी 2 महीने पहले जब संविधान हमने अपना लिया था, या संविधान बन के हमारे पास पूरा रेडी हो चुका था, फिट फाइन एंड फॉर्मलाइज्ड हो चुका था, उसके बावजूद हमने 2 महीने गैप क्यों लिए? क्या हमको 26 नवंबर 1949 मतलब 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को पूरे देश में लागू कर देना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 1949 को ही बनकर तैयार था और हमने उसको गृहीत भी कर लिया था, पर लागू नहीं किया था। लागू कब किया? उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। क्या वजह रहा था? तो ये देखिए 4 ऑप्शन उसके लिए दिए गए हैं। ये आपका बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। 53rd बीपीएससी में भी एक बार पूछा गया और 55th बीपीएससी में भी एक बार ये प्रश्न आ चुका है। तो ये प्रश्न आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो देखिए 4 ऑप्शन मैंने 4 कारण दर्शाए हैं। पहला कारण क्या बोला गया है? द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगन ऑन दिस डे, कि इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, या भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो जो एक प्रोग्राम था, है ना, 1942 का, तो वो आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंट डे इन 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में ही इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।
तीसरा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट ऑन दिस डे, इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जो कि अभी हमारा पहला क्वेश्चन भी था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, मतलब 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि ये 26 जनवरी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी तो हमको लग रहा है कि सरासर गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ऑप्शन सी में, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन द इंडिया इन दिस डे, कि कैबिनेट मिशन इस दिन भारत में पहुंचा था या भारत में आया था, इस दिन कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ये चार ऑप्शन हमको दिए गए, जिससे हमको पता चल गया अभी अभी कि एक ऑप्शन तो सरासर गलत है, एक ऑप्शन तो सरासर गलत है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1930 में आपको पता है हर साल दिसंबर के महीने में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है, और कभी कभी स्पेशल सेशन भी हो जाते थे। पर जब 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ, इसी सेशन में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की बात करते हुए इसी 26 जनवरी के दिन को ही अपना तिरंगा फहराया, और इसी दिन को उन लोग स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मना चुके थे। इसीलिए इस लिगेसी को बरकरार रखने के लिए बाद में 1950 के 26 जनवरी के दिन ही हमारा संविधान लागू करा गया। ठीक है, हमारा संविधान लागू हुआ। क्या इतनी बात आपको क्लियर है कि 1930 के 26 जनवरी के दिन भारतीय नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे, क्योंकि उनको पता लग गया था, उनको एक सहन, मतलब एक क्या होता है ना कि आपको पता है कि आप लड़ रहे हो और आपको उत्साह रखने के लिए, अपना अंदर वो जोश रखने के लिए, आपको मैं जीत गया वो आप एक रख सकते हो, और वो रखना चाहिए, ताकि जीत को जितने मैनिफेस्ट करते रहोगे उतना ज्यादा आप जीत के नजदीक जाते रहोगे। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों ने भी भारत हमारा है, भारत हमारा स्वतंत्र देश हमारा है, इस ये जो सोच के लिए उन्होंने 1930 में ही ऑलरेडी भारत का स्वतंत्रता दिवस मना लिया था, ताकि ब्रिटिश को भी पता चले कि अब भारतीय जाग गए हैं, भारतीयों में वो जागरूकता आ गई है, अब ब्रिटिश या गोरे लोग ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, और अब ब्रिटिश या गोरे लोगों को भारत छोड़कर अपने देश रवाना होना होगा, हमारा भारत भारतीयों का रहेगा। तो इसमें हुआ क्या था, उसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस मना लिया था, और इसी लिगेसी को बरकरार रखने के लिए बाद में 1950 में 1949 के 26 नवंबर को संविधान रेडी हो गया, पर 2 महीने डिले करा गया, 1950 के 26 जनवरी को संविधान को पूरे देश में लागू करा गया। क्या यह बात आपको क्लियर है? तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन था 60th एंड 62nd बीपीएससी का 2020 का क्वेश्चन, 2 बार रिपीट कर चुका है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, 26 जनवरी संविधान दिवस की बात करी गई है, 26 अगस्त, 26 नवंबर और 9 दिसंबर। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। मैंने बताया 26 जनवरी को संविधान लागू करा गया था, उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना? हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, पर हम लोग संविधान दिवस उस दिन नहीं मनाते। और 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। 9 दिसंबर के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई थी, तो बचा क्या? 26 नवंबर। 26 नवंबर एक ऐसा दिन जिस दिन भारत का जो संविधान है वो हमने अपनाया था, गृहीत किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एडॉप्ट किया था। ठीक है, याद रखिए एडॉप्ट और इनेक्ट ये 2 शब्द हैं। एडॉप्ट हमने 26 नवंबर को किया था और इनेक्ट हमने 26 जनवरी को किया था। इतना याद रखिएगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। इस लिहाज से ऑप्शन सी यहां पर पूरा का पूरा करेक्ट बन के आता है। अगला क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका बीपीएससी का
69th बीपीएससी 2030 का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना। सिक्किम भारत का अंग इससे पहले ही बन गया था, पर एक सिक्किम भारत का, जैसे बिहार राज्य है, जैसे बंगाल राज्य है, जैसे असम राज्य है, जैसे और राजस्थान राज्य है, भारत के ये राज्य हैं, वैसे सिक्किम भारत का पहले से ही पार्ट नहीं था। पर सिक्किम कब से, किस ईयर से, किस साल में भारत का पूरा राज्य के रूप में बना? तो देखिए चार ऑप्शन आपके आगे मिल जाते हैं, 1974, 1975, 1976 या 1977। तो बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाता है आपका 1975, 1975 की बात है ये। 36वें संविधान को संशोधित करके, 36 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, है ना, 36 नंबर बार संविधान संशोधित करके 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, 22nd स्टेट ऑफ द इंडिया बनाया गया सिक्किम को। क्या ये बात आपको क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के और। ये क्वेश्चन है, भारत में भाषाई आधार पर राज्य का प्रमुख पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। पहले तो आपको पता है कि इस भाषाई आधार में राज्यों का जो वितरण हुआ या पुनर्गठन हुआ, इसके लिए हमारे पास दो तीन कमिटियां होती है। एक जेवीपी कमिटी, है ना, हमने फैजल अली कमीशन के बारे में पढ़ा है, जेवीपी कमीशन के बारे में पढ़ा है। तो लास्ट में फैजल अली कमीशन बोलता है कि चलो भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, पर कुछ बातों का ध्यान रखा जाएगा, देश की अखंडता पर ध्यान रखा जाएगा, देश की जो सोवर्जिनिटी है उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। बाकी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव है, क्योंकि उस समय ही 54 का जो समय था, 1952-54 का ये समय था, उस समय आंध्र प्रदेश के ही पोट्टी श्रीरामलू, उन्होंने अपने 56-57 डेज के हंगर स्ट्राइक में अपना बलिदान दे दिया था, एक नया भाषाई आधार पर नया राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश बनाने के लिए। उसी के बाद ही भारतीय सरकार ने उस समय फजल अली कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए गए उसको मानकर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करा, और इसी 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा ही भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर, उड़िया भाषा के लिए उड़ीसा, असमिया के लिए असम, है ना, जैसे हमारी जो हिंदी है, हिंदी प्रदेश में माना जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, तो साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए साउथ वाले स्टेट, तमिलनाडु, केरल, है ना, अभी तो केरलम हुआ नाम, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये सब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती? यहां पे आपको पता है कि कैसे की जा सकती है। अब ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कैसे नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती। आपका 41st बीपीएससी का ही 1996 का एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस आधार पर आपको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। पहले तो देखिए जन्म, आप अपने कोई सोच लीजिए, अपना क्या है, हमारे मम्मी पापा भी भारत के, हमारे दादा दादी भी भारत के, उनके पिताजी भी भारत के थे, अब हम भी भारत में जन्म लिए हैं, तो हमारा तो भारतीय नागरिकता है, तो जन्म तो डेफिनेटली हो सकता है। फिर हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब देखिए हम अभी अभी के जो क्वेश्चन से ले लेते हैं कि सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था, भारत का राज्य नहीं था 75 से पहले, तो 1975 के पहले सिक्किम अगर भारत का राज्य नहीं था तो क्या सिक्किम के लोग भारतीय थे? बिल्कुल नहीं जी। पर 1975 के बाद भारत का 22वां राज्य जब सिक्किम बना, इनकॉर्पोरेट करा हमने सिक्किम को अपने अंदर, तो सिक्किम के जितने भी लोग हैं वो स्वतः ही भारतीय हो गए ना। यस, स्वतः ही वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हो गए। तो ये भी सही बात है। नेचुरलाइजेशन मतलब आप मान लो 12 या 15 साल उस देश में रह गए, है ना, वो नेचुरली आप उस देश के नागरिक बन सकते हो। और बाकी ये जो है ऑप्शन 4, डिपोजिटिंग मनी इन एन इंडियन बैंक,
आप भारतीय नागरिक बनने के लिए किसी भारतीय बैंक में आपका पैसा जमा हो तो आप भारतीय नागरिक बन सकते हो। ऐसा हो तो कल को क्या होगा, उस सीमा के उस पार से पाकिस्तानी आएंगे, बांग्लादेशी खूब आते हैं, ये बांग्लादेशी आ जाएंगे, बोलेंगे भारतीय में रख दिया 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए, अब बनाओ भारतीय। तो ऐसा नहीं होता है। तो एज पर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया, भारत में नागरिकता लेने के लिए आपको चार तरीका का आपको प्रोसेस होना पड़ेगा। इस 4 तरीके के प्रोसेस को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में नाम दे रखा है। देखो क्या नाम दे रखा है, मैं आपको एकदम बढ़िया से बता देता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा जिंदगी भर याद रह जाए। एक तो देखो आप क्या लिख सकते हो, BRIDN, 5 तरीका। ठीक है, 5 तरीका। B4 क्या हो जाता है, बर्थ। बर्थ मतलब जन्म। ठीक है। R4 क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन करके सिटीजनशिप अप्लाई करो और सिटीजन बन जाओ। ठीक है। I4 अभी हमने पढ़ा क्या, I4 इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, है ना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। D4 आपके डिसेंडेंट, आप डिसेंडेंट यहां के हो, आपके पूर्वज यहां के हैं, आप भी भारतीय बनोगे। और N4 होता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन इसमें क्या होता है कि आप लंबे समय से एक देश में रह रहे हो, 12-15 साल, एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, तो आप उसके देश के नागरिक बन जाओगे। तो भारत में आपको नागरिकता मिलने के ये 5 तरीके हैं, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, डिसेंडेंट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी या नेचुरलाइजेशन। पर आप पैसा देके भारत के नागरिकता, ये ना होगा, है ना, ये इम्पॉसिबल है। तो अगर ऐसे कोई पैसा देके आए तो उसको खदेड़ना भी भारतीयों को आता है ना। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नहीं है बोला है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल जाता है, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। तो हमको पता है, हम अपना मौलिक अधिकार जानते हैं। संविधान में के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार के वर्णन किया गया है, या फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है या उनका उल्लेख मिलता है। तो हमको सीधा सीधा पता है कि भाई पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 जो है, जो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 की बात करता है, ये बात करता है यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 है हमारे संविधान का, जो बात करता है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 की, ये बात करता है पूरा का पूरा सिटीजनशिप के ऊपर में, नागरिकता के ऊपर में, है ना, सिटीजनशिप के। पर पार्ट 3 जो है हमारे भारतीय संविधान का, इसके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भारतीय संविधान के इस पार्ट 3 में हमको अपने फंडामेंटल राइट के बारे में या मौलिक अधिकार के बारे में पता चलता है ना, मौलिक अधिकार के बारे में पता चलता है, मौलिक अधिकार के बारे में पता चलता है। मौलिक अधिकार के बारे में हमको पता चलता है कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में हमारा मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार के बारे में हमको पता चलता है। तो देखिए, इस लिहाजे से हमारा आंसर कौन सा निकल के आता है, हमारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अलग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, which of the following are included in the direct principle of the state policy। तो हमने जब अभी देखा कि पार्ट 3 में
फंडामेंटल राइट के बारे में बोला गया, वैसे ही जो ये पार्ट 4 है ना अपना, आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। यस, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम बोल देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इस तत्वों में कुछ कुछ बात हमको उल्लेख मिलती है। तो यहां पे हमको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो देखिए ये 60 और 62nd बीपीएससी का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो देखिए एक बार बोला गया है ऑप्शन 1 में इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। तो देखो जितना काम करोगे, अगर मैंने 100 काम किया, मान लो मैंने 2 घंटे काम करके 100 रुपए कमाए, तो अगर कोई दूसरा भी 2 घंटे काम करेगा मेरा जैसा काम, जो सेम काम होना चाहिए, उसको भी 100 रुपए मिलने का अधिकार है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये सच में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करा गया है आर्टिकल 38 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी अभी आपको पता होगा कि असम राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। कुल हमारे पास उत्तराखंड, गुजरात और असम, ये 3 राज्य हैं जो कि इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद में इनमें सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसका लागू हो गया है। पर अभी तक हमारा बिहार बचा हुआ है ना, समान नागरिक संहिता से। और दूसरी बात कर ले, बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो गोवा में बिफोर इंडिपेंडेंस, पोर्टुगीज समय से ही ये समान आचार नागरिक संहिता के नाम पर अलग उनका थोड़ा सा पोर्टुगीज लॉ है, तो उसमें अलग है। पर मोटा मोटा बात यही है जो यूसीसी में है ना। तो हमारे देश में टोटल कुल 4 राज्य हैं, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद 3 राज्य, उत्तराखंड, गुजरात और असम, और अपने ये इंडिपेंडेंस के पहले गोवा। तो टोटल 4 राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये भी समान नागरिक संहिता भी इस डीपीएसपी का ही पार्ट है। इसका आर्टिकल बता दूं, इसका आर्टिकल होता है 44। ठीक है, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। ठीक है, तीसरा बोला है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में, हमारे छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये कंसेप्ट डीपीएसपी में तो कहीं मुझे नहीं मिलता। ठीक है, या किसी को भी नहीं मिलता। ठीक है, हेल्दी फैमिली के बारे में मिलता है, न्यूट्रिशन के बारे में मिलता है, गुड फूड हैबिट के बारे में मिलता है, अवॉइड इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल, लिकर एंड अदर थिंग्स के बारे में मिलता है। पर स्मॉल फैमिली नॉर्म एसएफएन के बारे में नहीं मिलता है। चौथा बोला गया मदर टंग एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, कि प्रारंभिक शिक्षा स्तर के समय बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करवाई जाए। इसके बारे में भी डीपीएसपी में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये दो जो है ऑप्शन 3 एंड 4, ये दो इलिमिनेट हो जाएंगे। और कौन सा राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या बात समझ आ रही है? डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, सो ऑप्शन 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब आखिरी सवाल आज के दिन का, क्वेश्चन नंबर 10वें प्रश्न में आते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य, हमने मौलिक अधिकार तो देखा ही है, कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये 48वें और 52वें बीपीएससी का क्वेश्चन बना। तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी वेयर इंस्टर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द, 4 ऑप्शन दिए गए, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान में लागू करे गए और जोड़े गए। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाता है, इसका सीधा सीधा आंसर बन के आता है हमारे 42वें संविधान संशोधन में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। कब हुआ? 1976। अब देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या होगा,
4 + 2 कितना होता है अपने पास? 6 हो जाता है। तो ये देखिए 1976। अब आपको और एक बता देता हूं इंटरेस्टिंग, बोलेंगे कि मास्टर ट्रिक बताता है, तो देखो क्या दूसरा ट्रिक। 4 + 4 सेकेंड 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होता है। ये कब हुआ? ये होता है 1978। तो वैसे ही 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। तो 1978 ये देख लो। पर हमारा संविधान जो संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कब जोड़ी गई? ये है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976 के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। तो देखिए आज के लिए बस इतने में ही रख देते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस कमेंट सेक्शन के नीचे जो लिंक दिया जाएगा वो उससे भी ले सकते हो, वरना मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ प्रिंस सर में आप इस क्यूआर को स्कैन करके ज्वाइन भी हो सकते हो। वहां पे आपको बीपीएससी के रिगार्डिंग जितने भी मटेरियल्स होंगे, ऐसे क्लास के जो यूट्यूब के पीडीएफ होंगे वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो और सभी को फिर से एक बार थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। और फिर बता भी देते हैं कि हमारे स्मार्ट आईएएस बिहार में आरंभ बैच फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इवन यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बीपीएससी सीसीई की अगर तैयारी में हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, हमसे जुड़िए और हम आपका हाथ तब तक थामे रखेंगे, वहां तक थामे रखेंगे जहां तक आपको जरूरत है और सक्सेस आपके नजदीक हो, है ना। हम सक्सेस के और आपको ले जाने में मदद करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आज के क्लासेस में बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे कुछ और पॉलिटी के पीवाईक्यू के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।